Hello friends, myself Prabhakar Pramod Jha. Today we are going to learn Sarfasi law. This topic will help you in register valuer exam of SFA, land and building and plant and machinery, and also in limited insolvency examinations, and also in company secretary insolvency professional exam subject. सो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं सरफासी लॉ। ये बहुत सारे कोर्सेज में आपको टॉपिक में आ जाएगा हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफासी लॉ आने का मकसद क्या था और इंटेंशन क्या था लॉ मेकर का, ये हम समझेंगे। Why this law is made? What is the position before 2001 or 2002? सो बिफोर 2002, 2002 से पहला क्या सिचुएशन था कि बैंकों को खुद का पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे। 2002 से पहले हमारा एनपीए इज अराउंड 1,08,000 करोड़ हो गया था। सो 2002 से पहले हमारा लोन का बैंकों का एनपीए 1,08,000 करोड़ के आसपास था, और बैंक्स वेर फेसिंग डिफिकल्टी टू रिकवर देयर ओन मनी। बैंक्स हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट्स, एंड वी नो दैट इन आवर कंट्री कोर्ट्स आर टेकिंग देयर ओन टाइम। हमें पता है कि जब कोर्ट्स में मैटर जाते हैं तो कितना समय लग जाता है, और जब कोर्ट ऑर्डर देगा फिर बैंक जाके प्रॉपर्टी सीज कर पाता था। तो 2002 से पहले क्या सिचुएशन था, जब भी किसी ने बैंक का पैसा लिया जिसे किसी कंपनी ने, तो बैंक को कोर्ट के पास जाना होता था, फिर जाके कोर्ट्स ऑर्डर देता था, फिर बैंक प्रॉपर्टी को सीज कर पाता था। अब क्या है कि जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, सरफासी एक्ट 2002, तो बैंक को 60 डेज का सिर्फ नोटिस देना है। जैसे ही लोन डिफॉल्ट होता है, एनपीए लोन हो गया, उसके बाद बैंक को 60 डेज का नोटिस देना है बोरोवर्स को कि प्लीज पे द मनी, अदरवाइज वी विल सीज योर प्रॉपर्टीज। एंड इफ बोरोवर्स फेल्स टू पे द मनी, देन द बैंक कैन टेक द एक्शंस, बैंक कैन सीज द प्रॉपर्टी। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि बैंक 60 डेज का नोटिस देगा जैसे ही लोन एनपीओ हुआ। एनपीए जैसे ही डिफॉल्ट होता है 90 दिन के अंदर, जैसे ही 90 डेज पास हो गया तो लोन जो है वो एनपीए बन जाएगा। हम पढ़ेंगे इसको कि लोन कब एनपीए होता है, बट आप समझ लो अभी के लिए कि लोन एनपीए हो गया तो बैंक क्या करेगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक 60 डेज का नोटिस दिया, और अगर बोरोवर्स ने फेल हो गए पेमेंट करने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है और ऑक्शन कर सकता है। तो ये एक बड़ा पावर बैंक्स को दिया गया, पावर टू सीज। 2002 सरफासी एक्ट से पहले ये पावर बैंक को नहीं था, बैंक को अप्रोच करना पड़ता था कोर्ट्स को। प्रीमेबल टू द एक्ट, इस एक्ट के प्रीमेबल क्या क्या हैं? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, enforcement of security interest, and to provide central database of security interest created on the property rights। तो ये एक्ट मोटा मोटी तीन बातें कर रहा है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट करेगा एआरसी की, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बैंक के पास पावर है कि विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट बैंक कैन सीज द प्रॉपर्टी। एंड थर्ड, इन दिस लॉ विल प्रोवाइड अ central database, that is a CERSAI, where all loan details will be registered। तो इस लॉ में तीन बातें हो रही है मोटा मोटी। एक तो सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सेकंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एंड थर्ड क्रिएटिंग अ सेंट्रल डेटाबेस, दैट इज अ CERSAI। The Sarfasi Act was enacted with a distinct purpose to facilitate banks and financial institutions to recover dues in a speedy manner। तो ये सरफासी लॉ का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि टू रिकवर द ड्यूज इन ए स्पीडी मैनर एंड reduce the NPA and increase liquidity in the market। So in this law, major focus is given on recover the dues in a speedy manner without the intervention of the court। पहले क्या होता था, 2002 सरफासी लॉ से पहले बैंक को पहले कोर्ट जाना पड़ता था। कोर्ट जब ऑर्डर देता था तभी बैंक्स सीज कर सकते थे प्रॉपर्टी को। बट सरफासी लॉ आने के बाद बैंक को एक पावर मिला, स्पेशल पावर मिला, पावर ऑफ सीज।
अब क्या है कि बैंक 60 डेज का नोटिस देके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं जैसे ही लोन एनपीए हुआ। और सेकेंड, रिड्यूस द एनपीए। ये लॉ आने के बाद बैंक का जो एनपीएज है उसको कम किया जा सकता है बोरोवर की एसेट को सेल करके। एंड थर्ड, इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। एक बार जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ एआरसी का, आरबीआई ने लाइसेंस दिया एआरसी को, तो एआरसी क्या करेंगे, बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंड प्रोवाइड करेंगे और उनसे फाइनेंशियल असेट्स को परचेस कर लेंगे। और ये एआरसी को फंड कहां से मिलेगा, तो एआरसी को फंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर देगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, उसके बाद फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, या फिर आप आर्मी का पेंशन फंड है। ये सारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जो कि एआरसी को फंड करेगा और एआरसी इसके एवज में उसको रिटर्न देगा। और ये एआरसी सारा क्वालिफाइड अपने जो इन्वेस्टर है उनसे फंड कलेक्ट करके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने जो भी मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल उस सब इसको एआरसी को सेल कर लेंगे। सरफासी एक्ट 2002 gives a power of seize to the banks. As I told you, ये लॉ पावर देता है बैंक्स को, पावर ऑफ सीज। बैंक कैन गिव अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर रिक्वायरिंग इट टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी विद इन 60 days, and bank will give a notice to the defaulting borrower to discharge its liability within a 60 days कि आप 60 दिन में पैसा दे दो, otherwise bank will take a any of these measures: take the possession of security of the loan, sell or lease or sign right over the security, manage the same or appoint the any person to manage the same. So any of these measure or more, one or more measure they can take. बैंक क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा, सेल कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को, बोरोवर्स की प्रॉपर्टी को, या लीज कर सकता है, या उसको मैनेज करने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट भी कर सकता है। सरफासी लॉ एआरसी की स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी स्टैंड फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, regulated by RBI to acquire asset from banks and financial institution. So ये RBI से इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और यह क्या करेगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस असेट बाय करेगा और उसके एवज में उसको पैसे देगा। फाइनेंशियल असेट जो भी मॉर्गेज पेपर्स डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगा और उसके एवज में उसको बैंक को लिक्विडिटी मिलेगा। इससे जैसे ही बैंक को लिक्विडिटी मिला, फंड आया, जो उसके एनपीए थे वो इसमें कन्वर्ट हो गए, तो बैंक क्या करेगा, एडिशनली लोन ग्रांट करेगा। कोई भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी कंट्री के लिए उसका जो बैंक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही बैंकों के पास फंड आएगा तो वो लोगों, कंपनीज को और भी फंड करेंगे और जिससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमीज में इकोनॉमिक वापस से रफ्तार पकड़ लेगा। The act provide for sale of financial asset by the banks and financial institution to asset reconstruction company. RBI has issued guideline to the banks on the process to be followed for sale of financial asset to ARC company. और जो भी ARC को लाइसेंस देना है या असेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक ARC को सेल करेगा, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस है वो RBI बनाएगा। अब हम समझते हैं एनपीए क्या होता है। एनपीए जब भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या ईएमआई का डिफॉल्ट हो जाए और बोरोवर फेल हो जाए पे करने में, और ये कंटिन्यूअसली 90 डेज हो जाए, तो 90 डेज के बाद ये लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टैंडर्ड असेट्स इज व्हेन द डिफॉल्ट पीरियड इज मोर देन इक्वल टू 12 months. Doubtful asset when the default is more than 12 months and but less than 36 months, and loss asset when the default is for more than 36 months. Obligor, originator means owner of financial assets, banks and financial institution and ARC. And obligor means borrower, surety or nominee. So originator means owner of the financial asset and obligor means the borrower, surety or his nominee. Now the condition for applicability of this law. This law is applicable only on these 4 condition is once satisfied. ये 4 कंडीशन इस लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए लगते हैं। फर्स्ट, डेट शुड बी द सिक्योर। अगर सिक्योर्ड लोन है, गिरवी
रखा हुआ है लोन के अगेंस्ट में, जैसे होम लोन लेते हैं तो मॉर्गेज करते हैं हम अपनी फ्लैट्स को, या फिर प्लेज करते हैं जब लोन लेते हैं, शेयर्स को प्लेज करके लोन लिया, तो वो क्या है, हमारा गिरवी पड़ा हुआ वहां पे, ऐसे लोन के ऊपर ही सरफासी लॉ एप्लीकेबल होगा। अनसिक्योर्ड लोन जहां पे गिरवी नहीं है कुछ भी, वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन बैंक को दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, सरफासी में उसको लेके नहीं जा सकते। सेकेंड कंडीशन, लोन हैज टू बी क्लासिफाइड एज ए एनपीए बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन कंपलसरी एनपीए हो जाना चाहिए, डिफॉल्ट होके 90 दिन पास हो जाना चाहिए, अदरवाइज एनपीए नहीं किया है फिर ये सरफासी लॉ में बैंक उसको प्रोसीड नहीं कर सकता। एंड थर्ड, मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट इज 1 लाख रुपीज एंड 20% शुड बी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से अगर कम लोन लिया है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, लोन अगर लिया है, समझ ली 5 लाख का लिया है, अगर उसमें से 80% से ज्यादा चुका दिया है, 20% से कम आउटस्टैंडिंग है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब 20% आउटस्टैंडिंग तो होना चाहिए। 5 लाख का लोन लिया है, 4 लाख 20 चुका दिया है, अभी 80 आउटस्टैंडिंग है, 80 लेस देन 20% है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ कंडीशन, द सिक्योरिटी टू बी इन्फोर्स्ड इज नॉट एन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये लॉ नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड ये लॉ क्या है, सेंट्रल लॉ। सरफासी लॉ क्या है, सेंट्रल लॉ है, और एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखने होंगे कि डेट सिक्योर्ड होना चाहिए, सेकंड डेट एनपीए क्लासिफाई हो जाना चाहिए, और थर्ड, आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर 1 लाख एंड अबव एंड 20% आउटस्टैंडिंग, एंड फोर्थ, द सिक्योरिटी टू बी इन्फोर्स्ड इज नॉट एन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी कंपनीज, सो सर्टेन प्रोसीजर उस कंपनी को फॉलो करने होंगे। जिस कंपनी को एआरसी चाहिए, एक नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट है, वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सेकेंड, एआरसी नॉट इनकर्ड एनी लॉसेस इन 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, तो जो एआरसी कंपनी बना रहे हैं उसको नेट ओन फंड रखना होगा। सेकेंड, वो कंपनी 3 साल पिछले प्रीवियस 3 ईयर में लॉस नहीं करना चाहिए। उसके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। And third, director of ARC have adequate experience in the matter related to finance, securitization and reconstruction. इसके पास जो डायरेक्टर हो उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैटर, और नन ऑफ इस डायरेक्टर हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। कोई भी डायरेक्टर जो है मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो आरबीआई एआरसी कंपनीज को लाइसेंस दे देता है। ARC can also function as an agent of bank. ARC can also act as a manager to manage the property. ARC can also act as a receiver to if appointed by the court. तो ARC का कुछ और भी फंक्शन है, जैसे कि वो एजेंट बन सकता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ARC किसी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है। ARC को कोर्ट भी अपॉइंट करते हैं रिसीवर के रूप में। ऑब्लिगर जैसे मैंने बनाया था, ऑब्लिगर, बोरोअर, हिज नॉमिनी और श्योरिटी। ओरिजिनेटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ARC, to whom ARC may offer security receipt, as I said, qualified buyers. Suppose banks want to take the possession of the property, but the borrower is like a big tycoon, and we can say that they are some having they having some good connections in politics also, or some big tycoon. सो बैंक्स वर फेसिंग अ डिफिकल्टी टू टेक द पोजीशन। बैंक्स को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है किसी बोरोर के पास से पोजीशन लेने में, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, और उसके पास जैसे ही बैंक जाता है, बैंक का कोई स्टाफ जाता है, तो वो मार पीट के बैंक वाले को भगा देता है। तो इस इवेंट में क्या करेगा बैंक? बैंक कैन टेक द हेल्प ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर मेट्रो एरिया है तो वहां पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का हेल्प ले लेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हेल्प लेके पोजीशन प्रॉपर्टी का ले सकता है। How many days notice is required by the ARC given to the borrower before enforcing a security interest? जैसे ही लोन का एनपीए हो गया, डिफॉल्ट हो गया बोरोवर का,
90 डेज पास हो गया, लोन क्लासिफाइड हो गया, 90 डेज एनपीए होने के बाद 60 डेज का नोटिस देगा। सो द आंसर इज 60 डेज। If the any borrower feels that the action taken by the banks is not as per the SARFAESI law, then they can move their application to the DRT within a 45 days. किसी को भी लगता है कि जो एज पर लॉ एक्शंस जो लिया है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो एज पर लॉ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि वो अपना केस डीआरटी के पास फाइल कर सकते हैं। 45 डेज के अंदर जैसे ही सिक्योर क्रेडिटर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो भी एक्शन लिया है उसके 45 डेज के अंदर डीआरटी के पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डीआरटी यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, जो इस रिलेटेड मैटर को स्पेशल कोर्ट बनाया है, जो कि इस रिलेटेड मैटर को डीआरटी ही देखेगा। डीआरटी स्टैंड फॉर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, and DRT will dispose this case within a 60 days to 4 months, and DRT will dispose this case 60 days to 4 months. Whatever the DRT given the decision, this is further appealable to DRAT. जो भी डिसीजन डीआरटी ने दिया है वो फर्दर अपील हो सकते हैं डीआरएटी में। डीआरटी स्टैंड फॉर डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और डीआरटी से डीआरएटी जाने के लिए आपके पास 30 डेज है। विदिन अ 30 days you can apply to DRAT. When the borrower is going, so any agreed party can move their application to DRAT, borrower also and secure creditor, banks and financial institution also. When the borrower is going, they have to deposit 50%. If the case is genuine, substantial question of law is involved, then the DRAT can reduce this percentage to 25%. Right of enforcement of security in Section 26D. No secure creditor shall be entitled to exercise the right of enforcement of security under Chapter 3 unless the security interest created in favor by the borrower has been registered with the central registry. So, every secure creditor need to register their detail with the SARFAESI. Otherwise, they will be not treated as a secure creditor. Suppose on the same piece of land, two banks are given the loan. Bank A given a first loan, and after a few months, Bank B also given a loan. Bank A not registered their detail in a SARFAESI. Bank B registered their loan in a SARFAESI. So the Bank B will be given the first charge, even the loan given after the first bank. जैसे कि दो बैंक ने एक सेम जमीन पे लोन दे दिया। अब एक बैंक ए ने पहला दिया, बैंक बी ने बाद में दिया। बैंक ए ने सरसाई में रजिस्टर नहीं किया, बैंक बी ने सरसाई में रजिस्टर किया, तो बैंक बी का फर्स्ट चार्ज होगा जब भी डिफॉल्ट होगा, ऑक्शन होगी प्रॉपर्टी, तो पहला बी को मिलेगा क्योंकि उसने सेंट्रल रजिस्ट्री में अपना डिटेल रिकॉर्ड कराया है। सो नो secured creditor shall be entitled to exercise the right of enforcement of security. So this is compulsory. They have to register with the SARFAESI. Priority to the secure creditor in the SARFAESI law. Priority is given to the secure creditor. But in IBC, after the IBC, whenever the secure creditor relinquish their security and going into the IBC, then the secure creditor will be in a second position. So in SARFAESI, secure creditor will be in a first position, but in the IBC, the amount will be distributed as per Section 53 of IBC Code 2016. So secure creditor में जो SARFAESI लॉ के अंदर secure creditor को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, और जो गवर्नमेंट्स का है वो बाद में उनको मिलता है। बट IBC में गवर्नमेंट का पोजीशन 5th पोजीशन पे हो गया, सेक्योर क्रेडिटर को 2nd पोजीशन पे डाल दिया गया है, और IBC में फर्स्ट जो पेमेंट होगा वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट को जाता है, जो कि कंपनी को, क्योंकि IBC क्या बात कर रहा है, IBC बात कर रहा है फर्स्ट कंपनी को चलाया जाए। अगर चलाना पॉसिबल नहीं हुआ, रिजोल्यूशन प्लान 180 दिन में बना नहीं, तो फिर कंपनी को लिक्विडेशन, मतलब पहले चलाओ, पहले कंपनी को रिवाइवल करो, जिंदा करो। सेकंड पॉसिबल नहीं है रिवाइवल, तो जिंदा पॉसिबल नहीं है तो उसको मार दो, लिक्विडेशन करो, एसेट सेल करो और पैसा रिकवर करो। जैसे एसेट लिक्विडेशन में रिकवर होगा तो सेक्शन 53 में कैसे एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है लिक्विडेशन में, तो उसमें सेक्योर्ड क्रेडिटर को 2nd पोजीशन दिया गया, और गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का पेंडिंग टैक्सेशन है वो भी लोअर किया गया है, जो कि SARFAESI में काफी ऊपर था, तो उसको नीचे करके 5th पोजीशन में लाया गया। बट SARFAESI लॉ में डे 1 से ही
कोशिश रहती है कि लिक्विडेशन, उसमें रिवाइवल का चांसेस नहीं है। तो सरफासी लॉ फ्रॉम डे वन इट्स टॉक अबाउट liquidation, but in IBC first we are talking about from section 1 to 31 we are talking about revival of the company, that is CIRP, and if revival is not possible, resolution plan is not possible, then we are going for liquidation. तो सरफासी लॉ में हम क्या बात कर रहे हैं डे वन से कि इसको भाई असेट को सेल करो, रिकवरी करो, बट आईबीसी में हम क्या कर रहे हैं कि पहले रिवाइवल करो, पॉसिबल नहीं है, फिर लिक्विडेशन करो। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, और यहाँ पे क्या किया है, सेकंड पोजीशन में डाल दिया है। फर्स्ट पोजीशन में जो भी कंपनी चलाने का है, आईबीसी में रिवाइवल करने में जो भी खर्चा हो रहा है, सीआईआरपी पीरियड में जो भी कॉस्ट हो रहा है, उस कॉस्ट को फर्स्ट पेमेंट किया जाएगा, सीआईआरपी कॉस्ट। थैंक यू। ये जो टॉपिक है ये आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर लैंड एंड बिल्डिंग, रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्लांट एंड मशीनरी एग्जाम, रजिस्टर्ड वैल्यूअर एसएफए एग्जाम एंड कंपनी सेक्रेटरी इंसॉल्वेंसी लॉ जो इलेक्टिव पेपर है उसमें काम आएंगे आप।